तो क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को हम एक इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर को सेट कराने वाले हैं। पूरी तरीके से ये पेपर को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं कि ठीक ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। वास्तव में बोर्ड एग्जाम 2026 को आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा। आपको पता है कि 18 फरवरी से क्या है, 18 फरवरी से आपका सामान्य हिंदी का पेपर है। तो पेपर में अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आपको पता है कि 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आता है। अब कितना टाइमिंग आपको दिया जाता है जी? आपको ओनली टाइमिंग दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। और ये 3 घंटे 15 मिनट कम नहीं है, बहुत है। अगर आप सिस्टमेटिक सही तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, सही तरीके से अच्छे तरीके से एक एक पैटर्न को लिखते हैं और उतना ही लिखेंगे जितना आपसे पूछा गया है, तो कोई भी आपको मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन करके आएंगे। तो ठीक यही पेपर आने वाला है, ये जान लीजिए आप। ऐसे ही मैं कह दे रहा हूं कि जान लीजिए कि ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। तो चलिए सभी स्टूडेंट इसको प्रश्न पत्र को हल करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम बच गया है। जाहिर सी बात है, लास्ट समय में जितना हो सकता है उतना हमें मॉडल पेपर सॉल्व करना होता है। वही प्रैक्टिस बार बार हमें करना होता है। इससे हमें अनुभव होता है कि क्या हमें कितना तैयार है, कौन कौन से अभी हमें टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए जी, तो चलिए हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कहे निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है? विचार प्रवाह है, परख है, मिट्टी हो गई सोना है, या साहित्य और समाज है। तो हम जानते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो क्या है, मिश्र प्रभाकर की जो रचना है ना, वो मिट्टी हो गई सोना है। तो यह हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है ख कि विचार और वितर्क के लेखक है। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी है, या राय कृष्ण दास हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। तो ये आप पहला ऑप्शन याद रखेंगे। तीसरा हमारा आता है ख नंबर, निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह का है जी? तो तब की बात और थी, यही नहीं है जी, तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये कौन है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तब की बात और थी। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। ये कंसिस्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, कम से कम जितना सेट में हम करा रहे हैं आपको, उन सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है ना। यह हमारा चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है। वो रचना विधि कौन है जी? एकाकी है, नाटक है, जीवनी है, या उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद का हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्रुव स्वामिनी की रचना कौन है जी? तो वो हमारा नाटक हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है क्या भूलूं और क्या याद करूं रचना की विधि है। यहां पे ये हमसे पूछा गया कि क्या भूलूं और क्या याद करूं की रचना की विधि कौन है? संस्मरण है, आत्मकथा है, डायरी है, या यात्रावृत्ति है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी रचना जो विधि है वो आत्मकथा है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अगला हमारा यहां तक अभी हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का देख लिया, मतलब 5 नंबर का ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वही हम इस सेट में आपको प्रोवाइड किए हैं। सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अंतिम समय है, बार बार मैं नहीं कहूंगा कि पेपर में यही लड़ेगा। सीधी बात करेंगे दोस्त कि फोकस के साथ जितना हम करा रहे हैं उतना जरूर तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर जितना हो सकता है हम आज प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। ठीक है ना। अगला आता है मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय किस विधि की रचना है? जीवनी साहित्य है, डायरी है, या कहानी है, या आत्मकथा है? तो मेरी असफलता जो बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है, इसकी जो रचना है वो आत्मकथा है। किस रचना की विधि है जी? किस रचना की विधि है? आत्मकथा की।
हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ पे 1183 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आई थिंक मुझे याद है कि जहां तक होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुझे याद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले जो विद्वान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 100% सही है जी, ठीक है ना, याद रखेंगे। सभी को जितना आप याद करेंगे ना उतना बेनिफिट होगा। अगला हमारा आता है, इनमें से हिंदी के प्राचीनतम मतलब होता है प्रथम, ठीक है ना। प्राचीनतम मतलब पुराना भी, या प्रथम हम कह सकते हैं। महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखेंगे आदिकाल, रीतिकाल, या पद्मावत, या हमारा हो जाएगा प्रीप्रवास। तो ये पद्मावत याद रखेंगे, ये हमारा प्राचीनतम महाकाव्य है, ठीक है ना। पुराना कह सकते हैं या प्रथम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? तो बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? चौपाई, कुंडली, दोहा या सवैया? तो दोहा, उन्होंने दोहा किया है जी, ठीक है ना। बिहारी लाल ने क्या किया है? दोहा का रचना किया है, ठीक है ना। दोहा छंद की रचना की है। अगला आता है अंतिम की सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो जो सुमित्रानंद पंत है ना, उनको ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था, ठीक है ना। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए दोस्त, तो अभी तक आपको क्या हमने बताया वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे एक एक नंबर के। यहां से हमको मिलेंगे कितने नंबर? 10 नंबर, ठीक है ना। तो यहां से हमें 10 नंबर मिले, ठीक है। अब हम दूसरा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, ये है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। ये क्या है? महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो हमसे पूछा जाता है 10 नंबर में। यहां से हमें कितना नंबर मिलता है? 10 नंबर। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयार हो गया। अब 10 नंबर हमारा गद्यांश से पूछा जाता है। ये गद्यांश बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने इस सेट में रखा हुआ है। इसको सबसे पहले तो आपको तैयार करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा एक आवश्यक बात कि हमने गद्यांश पर आपके लिए वीडियो लाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देंगे, या आप ये कर सकते हैं कि जो अभी तक गद्यांश नहीं देखे हैं, पद्यांश नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरी किताब का हमने कराया हुआ है। मुझे दोष नहीं देना है अंततः कि सर आपने नहीं कराया, हमने सब करा दिए हैं आपको। बशर्ते आपने किया है या नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम एक पद्यांश सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्मय प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां निरंतर प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, ठीक है ना, प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो चलिए, एक बार हमने केवल पढ़ा, आपको पढ़कर सुनाया है। अब आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। मेन प्रॉब्लम यही है ना। चलिए, तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है दोस्त। अगर आप ध्यान पूर्वक समझे तो आपको सब सॉल्व कर देंगे। चलिए, मैं ऊपर उठाता हूं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अभी हमने पहला ही क्वेश्चन लिया यहां पे हमारा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, ठीक है। जन का प्रवाह किस तरीके से होता है ये आपको बताना है। तो यहां पे देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। एक शॉर्ट फॉर्म में इतना ही उत्तर लिख देंगे ना, आपका काम हो जाएगा।
या इसको और कैसे बनाकर लिखना है, उसके लिए हमारा एक महत्वपूर्ण पद्यांश का गद्यांश का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। या टॉपर नोट्स लिए हैं तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका उत्तर इसका क्या होगा, यहां से यहां तक इतना भी लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा। अगला आता है पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम। अब बताइए इस पाठ्य का लेखक कौन, शीर्षक कौन है। तो इतना बात पता चल रहा है कि जन शब्द आ रहा है, भूमि शब्द आ रहा है। फिर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे सूरज की रश्मि आ रहा है, राष्ट्रीय जन आ रहा है। तो राष्ट्रीय जन, ये सबसे क्या हमारा संदेश निकल रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस तरीके से उत्तर आप नहीं लिख देंगे जी, क्या लिखेंगे कि पाठ्य का नाम, ठीक है ना, पाठ्य का नाम या शीर्षक आप लिख देंगे, शीर्षक आप लिख देंगे। इसी तरीके से शीर्षक लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा हो जाएगा लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इस तरीके से आपको लिखना है, लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम। अगला आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहां पे रेखांकित अंश भी किए गए थे, ठीक है ना। अब कहां से किए गए थे इसमें तो दिया नहीं गया है, ठीक है। मतलब इसमें रेखांकित अंश भी किए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसमें बारे में, चलिए रेखांकित अंश नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अगला आता है सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है। तो इसका उत्तर आप ज्यादा कुछ ना समझ में आए तो चुपचाप यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, यहां से यहां तक लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और आता है कि राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। तो किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है जी, तो यहां पे हमने अभी पढ़ा था तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, देख लीजिए किसके साथ। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है तादात्म्य किया है, मतलब सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। तो चुपचाप यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, या थोड़ा और डाउट नहीं लिख रहे तो यहीं से लेकर यहां तक लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसी में से लिखना होता है ये पांचों का उत्तर, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका है हमारी जाकर इंपॉर्टेंट गद्यांश या पद्यांश का वीडियो देख लीजिए। एक हम काम कर देते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण गद्यांश का लिंक, महत्वपूर्ण पद्यांश का लिंक हम दे रहे हैं। फिर जीवन परिचय, कहानी खंड का सबका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आपका कर्तव्य ये होगा कि एक एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। आप पढ़ते हैं या नहीं, आप सभी को तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको हम लिंक दे देंगे, सबको सॉल्व वहां पे कराया गया, उसको देख लीजिएगा। अब आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी क्या है कि हम आपको सब चीज समय पर प्रोवाइड कर दे, आप उसको देखते हैं तो ये आपकी बेनिफिट होगा, नहीं देखते हैं तो भी आपकी ही बेनिफिट होगा, वो तो आप जानते ही हैं। अगला देखिए यहाँ पे अथवा में एक और हमें दिया गया है, ठीक है ना, गद्यांश दिया गया है। तो कोई एक ही सॉल्व करना होता है, तो मैंने वो सॉल्व ऊपर वाला कर दिया, तो इसको छोड़ते हैं। अगला हमारा आता है अगला हमारा अब आएगा पद्यांश। अब हमारा फिर से 10 नंबर का बहुविकल्पीय हमने देखा और 10 नंबर का गद्यांश देखा, 20 नंबर क्लियर हो गया ना। उसके बाद आता है हमारा पद्यांश जो आता है 10 नंबर का। तो अगर इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 10 इसमें ऐड कर दीजिए तो 30 नंबर हमारा टोटल हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर कंप्लीट करने के लिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा।
100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिराई, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है निज जन्म जन्म सुने यह जीव, मतलब निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब ना जो कैकेयी है, ठीक है, कैकेयी नहीं हम कह सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या था उनका नाम। ये जो है ना निज जन्म, जब ये पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि राम जी की जो माता है ना, उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने वरदान मांगा था कि इनको 15 वर्ष के लिए वन जाना पड़े। अब भरत को क्या करना पड़ेगा, राजगद्दी दे दीजिए, 14 साल के लिए इनको वनवास भेज दीजिए। तो वही माता कहती हैं, उनको बाद में एहसास होता है, तो वो कहती हैं कि निज जन्म जन्म सुने यह जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब मुझे जन्म जन्मांतर तक, वो माता कहती हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर तक मुझे ये सुनने को मिलेगा कि उस माता को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। तो जब पता चलता है इनको कि मेरी, राम जी को, कि मेरी माता जी ऐसा सोच रही हैं कि धिक्कार है, उसको सभी धिक्कारेंगे इस तरीके का, तो राम जी आते हैं अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, आप, यहां पे लिखा गया 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, मतलब आप 100 बार, 100 सैकड़ों बार आप धन्य है, जो एक ऐसी माता है जिन्होंने, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई, जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। मतलब आप सैकड़ों बार धन्य हैं, मतलब ऐसी माता सैकड़ों बार धन्य हैं जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य हुआ एक लाल के भाई। तब उस समय पर राम जी सभा में होते हैं, सभा में चिल्लाकर ऐसे ही कहते हैं कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिसने जना है भरत सा भाई। मतलब इसी तरीके से सभी सभा में सभी लोग उठकर, अब सभी लोग कहने लगते हैं कि हे माता, आप 100 बार धन्य हैं क्योंकि आपने भरत जैसे भाई को जन्म दिए हैं। तो यही बात है जी। तो ये अपने समझ तो लिए ना। अब हमने तो सभी का अर्थ आपको समझा दिया, रेखांकित अंश किसी का भी हो आप कर दीजिएगा, इसमें कोई संदेह वाली तो बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। चलिए, आपको कम से कम इतना तो आप पता होगा ना कि शीर्षक और कवि इस चैप्टर के कौन है। और नहीं पता होगा ना तो मैं ये कहूंगा भैया आप तब पढ़ लीजिए, क्या देंगे पेपर में अगर नहीं पता है तो आपको। चलिए, अगर मैं बता दूंगा ना तो फिर से आप कहेंगे कि सर गद्यांश पद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, चल काम चल जाएगा। तो काम नहीं चलाना है दोस्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण पद्यांश के नाम से एक लिंक मिलेगा, महत्वपूर्ण पद्यांश के नाम से एक लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, जरूर देखेंगे आप। ठीक है, तभी इसमें आपको ये इसका उत्तर मिल जाएगा। उसमें अगला आता है कि यहाँ पे सॉरी रेखांकित होना चाहिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो बताइए, सभी की तो हमने व्याख्या कर ही दिया है, अब जिसका होगा वो लिख लीजिएगा। कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुई क्या कहती है, तो वो कहती है ना कि धिक्कार है, मतलब यहाँ पे निज जन्म जन्म सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी स्वयं को कहती है कि धिक्कार है मुझे, जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, और अब उसे सैकड़ों बार, मतलब जन्म जन्मांतर तक ये सुनने पड़ेगा कि धिक्कार है उस रघुकुल की उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेरा और अपने ही पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। तो ये टोटल थोड़ा सा अपने एक्सप्लेन करना होता है, जब पूरी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला आता है चौथा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। ये तो क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी। प्रभु राम के साथ कैकेयी का अपमार्जन मतलब उसको माफ करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी थी जी। तो सभा यही ना चिल्ला उठी कि यहाँ पे लिखा गया है
कि जिस जननी ने जना है भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। मतलब प्रभु राम के साथ सभी लोग सभा में, सभी लोग उपस्थित, सभी लोगों ने क्या कहा कि उस माता को सैकड़ों बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो यही बात तो कहा गया था, तो यही आप हिंदी में लिख देंगे, सिंपल सा है। अगर आपको सिस्टमैटिक लिखना है, पूरा टाइपिंग में हमने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, पूरे का उत्तर लिखकर, तो वहां पे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगला हमारा 30 नंबर तक हो गया ना। चौथा हमारा 5वां आता है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए, 5 नंबर का। लेखक का यहाँ पे पूछा गया है, हमने यहाँ पे दे दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। यही 3 आपको तैयार करने हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5 नंबर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब 35 नंबर हो गए। उसके बाद आता है अब कवि का। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो कवि का आ गया। तो कवि में अगर कवि का जीवन परिचय अब आपको लिखना है, ये फिक्स टॉपिक है, ये आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये 3 तैयार करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिल शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। एक अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़कर महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत का तैयार कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। यहां से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 40 नंबर यहां से हमारे कंप्लीट होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका लिखवाए नहीं, आप लिखवा दीजिए। तो लिखवा दिए हैं दोस्त, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है जीवन परिचय का, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है लाठी कहानी क्या कथा वस्तु का सार लिखिए। अब लाठी कहानी का, लाठी यहाँ पे लाठी जो कहानी है उसे कथा वस्तु का सार लिखिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, और एक है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिए कहानी पर जल्द ही मैं कह सकता हूँ वीडियो मिलने वाला है, हालांकि हमने ये करा दिया है कहानी पर भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कहानी का भी दे देंगे, उसको ये देख लीजिएगा, कहानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। या अभी हम कुछ देर बाद आपको प्रोवाइड हम कर देंगे कहानी पर भी वीडियो। ठीक है ना। ऐसे तो हमने करा दिया है, अभी 2 दिन पहले ही कराया था, फिर एक पर्सनली हम करा देंगे। अगला आता है हमारा खंड काव्य। अब खंड काव्य हर जिले के लिए अलग अलग होता है, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, इस तरीके से आलोक वृत्ति है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्ति है, त्याग पत्र पति है। तो इस तरीके से ये खंड काव्य अगर नहीं तैयार किए हैं तो खंड काव्य पर पर्सनली हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आपको इन सभी का फ्री में पीडीएफ जो होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है ना। एक और आवश्यक बात मैं बता दूं कि अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम वहां पे आपको गाइडेंस कर सकें। अब देखिए यहां से हमारा 50 नंबर तक का अभी हमने खंड हमारा खंड क था ना, वहां से 50 नंबर का हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां से हमारा खंड ख स्टार्ट हो रहा है, और खंड ख में हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा खंड क में आता है संस्कृत गद्यांश। अब संस्कृत गद्यांश हमने करा दिए हैं बहुत पहले ही, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है ये वाला कि संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य भास भारवी भवभूतस्य महाकाव्य स्वकिन्य ग्रंथ रत्ने यदापि पाठ्यका में हृदय विराजयन्ति इम भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वातन्य गौरवम अखंडत्व। मतलब पढ़ सकते हैं आप इन सभी को। ठीक है ना। मैं एक आवश्यक बात क्या बताना चाहता हूं कि देखिए ये हमारा 7 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर? 7 नंबर में। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसको हमने डिटेल में पूरी किताब के जितने भी संस्कृत गद्यांश है ना, जो इंपॉर्टेंट है, मात्र 7-8 हमने बताया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको केवल उस पर क्लिक करना है, इस पर वीडियो देख लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप कहेंगे सर अभी से हम कितना ही पढ़ सकते हैं, तो मैं कहूंगा ना हद
हद पार मेहनत कीजिए। अब याद नहीं करना है दोस्त, केवल आपको देखना है किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं। केवल आप आंखों से देखे हुए भी रहेंगे ना, तो आपके एग्जाम में जब आएगा तो कुछ ना कुछ आप बनाकर लिख देंगे। तो जो कुछ भी नहीं जानते वो कम से कम अब बस वीडियो देखिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए जितना होता है, और आंखों से उसको देखते रहिए कि किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है। समझ तो रहे होंगे आप। तो इस तरीके से करना है, तब यहां से 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि देखिए या अथवा में एक और हमने दे दिया है, तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होता है। उसके बाद यहां पे हमारा आता है एक और चीज, यहां पे याद रखेंगे ख नंबर, यह महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पे एक श्लोक दिया होता है जिसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसमें हमने दे दिया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतया घटता। तो इस तरीके से ये 2 लाइन का है, इसको क्या करना है, संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। या अथवा में आपको देख सकते हैं, अथवा में ये हमारा देखिए लिखा गया भाषासु मुख्य मधुरम दिव्य दिवगाड़ भारतीय, फिर एक और लाइन है, तो इनका करना है। 2 लाइन है, इसका हिंदी में संदर्भ के साथ अनुवाद करना होता है। महत्वपूर्ण श्लोक पर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा, या जल्द ही हम इस पर भी एक वीडियो लाते हैं, ठीक है ना। 1-2 घंटे में आपको मिल जाएंगे, जैसे होता है तो ये देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से हमारा हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसमें देखिए लोककृतियां है, मुहावरे का एक अर्थ लिखकर अब वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना मतलब होता है रूठ जाना। हाथ पीले करना मतलब विवाह हो जाना, ठीक है ना। तो मुंह फुलाना का मतलब क्या हो गया कि मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब राम ने श्याम को नहीं पढ़ाया तो श्याम ने राम से मुंह फुला लिए। तो इस तरीके से वाक्य में प्रयोग आप करना जानते हैं दोस्त, कर लेंगे आप, सिंपल सा है, ठीक है ना। ये तो सब आपको जानते ही होंगे। हाथ पीले हो जाना, तो हाथ पीले का मतलब विवाह हो जाना। तो आप लिख देंगे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, आप लिख देंगे कि सीता का राम के साथ हाथ पीला हो गया, सीधी बात। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसके नीचे 3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर इसी में दिया गया है, बस ढूंढ कर लिखना है। तो ये बेसिक बात है, इतना तो करना जानते ही हैं। अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे आता है शब्द युग्मों का सही अर्थों का चयन करके लिखिए। अब वसन और व्यसन, वसन व्यसन का मतलब क्या होता है जी। वसन मतलब होता है वस्त्र और व्यसन मतलब होता है आदत। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। जैसे दूसरा हमारा क्या है, अन्य और अन्य। तो अन्य मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो चपला है, जीवन है, शिव है। शिव को हम शंकर भी कह सकते हैं, भोलेनाथ भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जीवन का हम क्या कह सकते हैं, जीवन का और भी हम दे सकते हैं। जीवन का शब्द युग्म क्या होगा जी, जीवन को हम कह सकते हैं प्राण कह सकते हैं, प्राण। जीवाणु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल देंगे, ठीक है। ये सब मतलब अब इसमें क्या ही हम बताएं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन, एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है शिक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं जी, जो सब कुछ जानता है तपस्वी, स्वर्गीय, महापुरुष या ब्राह्मण। इसका क्या कहेंगे जी, महापुरुष जो सब कुछ जानता है। स्वरयज्ञ नहीं ना कहेंगे, या स्वरयज्ञ कह सकते हैं, या तपस्वी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमें। चलिए कोई नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट में हमें बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया हूं। तो गलती बात है, देखिए क्या क्या गलत है। मैं भोजन, यहाँ पे कार लिखा गया, तो कर लिया, कर लिखना है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये गलत है, तो इसके लिए कर लिखेंगे।
कर लिया। हूं में ये भी गलत है, यहां पे हूं इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से होता है, कर लिया हूं, ठीक है ना। ऊपर चंद्र बिंदु भी होता है, तो ये दो चीजें सही करके लिखेंगे। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो यहां पे मेरे, यहां पे मेरा नहीं मेरे, ठीक है, रिस्पेक्ट देना है, तो मेरे बड़े बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें आप सही करके लिखेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है जी, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए आप कर ही देंगे। अगला आता है रस छंद और अलंकार पर, अलंकार पर सॉरी यहां पे देखिए हास्य रस है, श्रृंगार रस है, इसका उदाहरण सही समझाना है। फिर यमक अलंकार, रूपक अलंकार है, फिर दोहा छंद और सोठा छंद है। तो मतलब क्या है, रस छंद और अलंकार, इस पर ये देखेंगे तो 6 नंबर यहां से मिलेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हम अपनी वीडियो जल्दी ला देते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अगला आता है कि अपने गांव या शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। पत्र हमने कराया है कि नहीं कराया है? बिल्कुल कराए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए, फिर देखिए निबंध हमने ये सब पर कराए हुए, सभी पर निबंध करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं देखे हैं तो देख जरूर लीजिएगा, सब हमने करा दिए हैं दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमारा इस टाइप का कुछ पेपर आता है जिसको आपको तैयार करने की आवश्यकता है। एक हम और सोचे हैं कि शाम को एक और चीज सोचे हैं कि शाम को 6:30 बजे हम एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आते हैं, और मॉडल पेपर नहीं, एकदम सेट हम ऐसा लाएंगे ना जैसे कि जहां से अभी तक कोई कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो केवल उस सेट को भी तैयार करके वो पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से। दूसरी बात, हम इतना उसमें बताएंगे कि उसमें से कुछ आपके टॉपिक या लगभग टॉपिक उसमें से आपके पेपर में मिले और पेपर में आप फोड़ कराएं, ठीक है ना। तो अदरवाइज अभी तक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। अब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।